हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद आलम अंसारी। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल आलम फाउंडेशन क्लासेस पे। बच्चों, हम पढ़ रहे थे मोशन इन वन डायमेंशन क्लास 11th की फिजिक्स, जिसमें हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात कर ली थी। चलिए उसके आगे बढ़ते हैं। आज हमारा टॉपिक है स्पीड एंड वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम देखें कि स्पीड क्या होता है, चाल जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं। और जो ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, बेसिकली हमने इसको क्लास 9th में कवर कर रखा है, पढ़ रखा है। तो एक तरह से रिवीजन है और कुछ एक्स्ट्रा चीजें सीखने को मिलेंगी। चाल क्या होता है? द टाइम रेट ऑफ चेंज, ध्यान से समझिए, ऑफ पोजीशन, ठीक है, ऑफ अ पार्टिकल इज कॉल्ड स्पीड। किसी भी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन ही कहलाती है उसकी चाल, उसकी गति। चूंकि हम जो यहाँ पे डेफिनेशन लिखे हुए हैं, अक्सर ये डेफिनेशन आपको मिलता नहीं है। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज कॉल्ड स्पीड। जनरली हम डेफिनेशन क्या पढ़ रहे रहते हैं? इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम बाय एन ऑब्जेक्ट। ये तो हम पढ़ते हैं किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी ही क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। हिंदी में यही होगा, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। बट मैंने जो आपको डेफिनेशन लिखा है फर्स्ट वाला, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है, उसकी स्थिति है, वो समय के साथ बदल रही है, ठीक है। अगर मैं स्पीड की बात कर रहा हूं तो मैं डायरेक्शन का कोई वहां पे ध्यान नहीं दूंगा, डायरेक्शन नहीं दूंगा ध्यान, क्योंकि स्पीड स्केलर क्वांटिटी या अदिश राशि है। तो द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन ही क्या कहलाता है? चाल कहलाता है। इसको हम दूसरी भाषा में कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। एकांक समय में तय की गई दूरी को ही हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। मैंने हिंदी में भी लिख रखा है। आगे अगर हम पढ़ें तो हमने कहा कि ये कौन सी राशि है? या अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। आपसे पूछ दिया जाए तो स्पीड कैसी राशि है बच्चों? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी या अदिश राशि है, ठीक है ना। यानी कि हम इसमें डायरेक्शन का कोई हमारे लिए जरूरत नहीं है, डायरेक्शन को हम ध्यान नहीं देते हैं। यूनिट इसकी क्या होती है दोस्त? यूनिट जो होती है वो क्या होती है? मीटर होती है। फॉर्मूला क्या होता है? तो आपको मालूम है कि स्पीड जो होता है वो क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू पाथ फॉलोड बाय द बॉडी। जो वस्तु ने जो रास्ता तय किया है, उसमें समय से जितना समय लगा है उसको रास्ता तय करने में, उससे डिवाइड कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा? स्पीड मिल जाएगा। यूनिट मीटर पर सेकंड होगा, सॉरी यहाँ देखिए, डिस्टेंस की यूनिट मीटर और टाइम की यूनिट क्या हो जाएगी? सेकंड। तो स्पीड क्या हो गया? आपको समझ में आ गई होगी। आप बहुत अच्छे से इस चीज को समझते हैं। बाइक चलाते समय भी स्पीड की आप बात करते हैं। तो स्पीड क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज कॉल्ड स्पीड। तो इसको पॉज करके नोट करिए, तो फिर मैं आपको वेलोसिटी के बारे में बताऊं। थोड़ा जल्दी नोट करिए। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं वेलोसिटी की, ठीक है। अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो जैसे हमने स्पीड को पढ़ा है, सेम एज सच हम यहाँ पे वेलोसिटी को भी ट्रीट करेंगे। वेलोसिटी क्या होता है? द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। यहाँ तक तो वही चीज हो गई जो हमने स्पीड में पढ़ी थी, समय के साथ स्थिति में परिवर्तन। एक नई चीज यहाँ पे क्या है? ऑफ अ पार्टिकल, ये भी सेम है, इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, एक निश्चित दिशा में। जब डायरेक्शन को ध्यान दिया जाएगा तो वही स्पीड वेलोसिटी की तरह ट्रीट करने लगेगी, क्योंकि हम जब डायरेक्शन को ध्यान देंगे, किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को उसके डायरेक्शन के साथ बात करेंगे, ठीक है, तो हम बात करेंगे वहां पे डिस्प्लेसमेंट की या वेलोसिटी की। इन अ पर्टिकुलर टाइम रेट ऑफ चेंज बात करेंगे तो हम क्या कह रहे हैं? द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ऑफ अ पार्टिकल इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी एक निश्चित दिशा में, इज कॉल्ड वेलोसिटी। और सिंपल भाषा में कहें अगर तो इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, किसी वस्तु के एकांक समय में होने वाला विस्थापन, ये क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई विस्थापन को
क्या कहते हैं हम, वेग कहते हैं। ये कौन सी राशि होगी, सदिश राशि होगी, बिकॉज यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन एंड आल्सो फॉलो द वेक्टर सम, तो वो क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिट आल्सो सेम एज स्पीड, इसकी जो यूनिट है स्पीड के बराबर है, मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे वेलोसिटी होगी, तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा भाई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब एक चीज समझने वाली चीज है, क्या समझिए, जो स्पीड होती है ना दोस्त, वो क्या होती है, वो जीरो नहीं हो सकती। स्पीड नेवर जीरो, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकते। लिख लीजिए अपनी कॉपी में कि जो किसी भी गतिमान वस्तु की चाल शून्य नहीं हो सकती, बट वेलोसिटी क्या हो सकती है, वो जीरो, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ये तीनों हो सकती है। ठीक है, तो वेलोसिटी जीरो हो सकती है, बट हम कह सकते हैं कि जो हमारा स्पीड है वो कभी भी शून्य नहीं हो सकता। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा, जीरो या नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, बट वेलोसिटी वो हो सकती है, इट कैन बी जीरो और नेगेटिव। ठीक है, तो प्लीज इसको भी पॉज करके नोट करिए। तो फिर हम बात करते हैं कि व्हाट इज द यूनिफॉर्म स्पीड एंड व्हाट इज द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर समझने की कोशिश करें, नोट कर लीजिए पहले पॉज करके, नोट हो गया, चलिए हो गया होगा नोट। अब देखिए एक टर्म आता है यूनिफॉर्म स्पीड, एक समान चाल। क्या आपको इस लैंग्वेज से समझ में नहीं आ रहा है? यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब हुआ कि यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये हुआ कि जब सेम टाइम में सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करता हो। ठीक है, गैप ऑफ टाइम जितना हो उतना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया हो। तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब हुआ कि समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती हो। ठीक है, अभी मैंने इंग्लिश में भी बताया कि सेम गैप ऑफ टाइम में वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करता हो, तो यूनिफॉर्म स्पीड होगी। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब समझ में आ गया ना, कि समान समय अंतराल में जो गतिमान वस्तु है वो क्या करती होगी, समान दूरी तय करती होगी। अगर गतिमान वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, तो वो जो उसकी चाल होगी वो क्या कहलाएगी, यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगी। ठीक है, जैसे मैं एक चीज समझा रहा हूं कि यहाँ पे अगर मान लीजिए कि ये एक कार है, ध्यान से समझिए। ठीक है, और ये जो कार है वो यहाँ ए से चल रही है, बी पे जा रही है, बी से सी पर, सी से डी पर। ठीक है, ए से बी पर उसे जाने में 20 सेकेंड लग रहे हैं, और वो ए से बी तक 400 मीटर की डिस्टेंस को वो ट्रेवल कर रही है। ठीक, अगले फिर 20 सेकेंड में बी से सी पर जाने में वो फिर 20 सेकेंड का समय लेती है, और उसके द्वारा जो ट्रेवल डिस्टेंस है वो 400 मीटर है। फिर अगले सी से डी तक जाने में वो फिर 20 सेकेंड का समय लेती है, और फिर वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो कितनी है, 400 मीटर है। क्या समझ में आ रहा है कि समान समय अंतराल में वो समान दूरियां तय कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कार है वो यूनिफॉर्म क्या कर रही है, स्पीड से मूव कर रही है, या आप इसको कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से भी मूव कर रही है, बिकॉज जो उसका डिस्टेंस है वही उसका डिस्प्लेसमेंट है इस कंडीशन में। तो यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ये कार क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो आप डेफिनेशन लिख सकते हैं यूनिफॉर्म स्पीड की कि जब कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरियां तय करती है तो उसकी चाल क्या कहलाती है, एक समान चाल कहलाती है। इसी तरह से यूनिफॉर्म स्पीड की भी बात करें अगर हम, तो वहां भी क्या होगा, सेम गैप ऑफ टाइम इंटरवल में वो सेम डिस्प्लेसमेंट क्या करेगा, कवर करेगा, तो वो क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगा। तो यहाँ पे हमने आपको सिर्फ एक चीज समझाई, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है। आप चाहे तो इस फिगर के थ्रू आप बना करके और अच्छे से समझ सकते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते बच्चों, इसको बिठा सकता हूं मैं। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी समझ में आ गया, मतलब समान समय अंतराल में समान दूरियां तय करेगी तो यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगी। अब आता है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। खुद समझिए पढ़े आराम से, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी।
ठीक है। औसत चाल और औसत वेग। औसत चाल क्या होगा? औसत चाल तो वो होगा कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इज नोन एज व्हाट? एवरेज स्पीड। किसी गतिमान वस्तु द्वारा कुल समय में जितना समय उसको लगा होगा ये एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक पहुंचने में, और वो जो डिस्टेंस है उसकी ए से बी तक, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक, उस टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम का जो रेशियो आएगा वो क्या बताएगा? एवरेज स्पीड बताएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। v एवरेज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। ये हमारे लिए यहाँ से फॉर्मूला निकल के आएगा कि जो हमारी एवरेज वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी दोस्त? तो हमारी जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी? डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। इसी तरह से अगर हम औसत वेग की बात करें, औसत वेग की बात करें तो वहाँ क्या होगा? कुल विस्थापन, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, कुल समय। अभी मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे v एवरेज इक्वल टू डेल्टा डिस्प्लेसमेंट को आप चाहे x से या किसी भी साइन से डेल्टा s अपॉन डेल्टा t से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पर वेक्टर साइन आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो औसत चाल क्या हो गया? किसी गतिमान वस्तु द्वारा कुल समय में तय की गई कुल दूरी को ही हम क्या कहते हैं? औसत चाल कहते हैं। तो औसत चाल क्या होगा? कुल दूरी बटा कुल समय। औसत वेग क्या होगा? कुल विस्थापन बटा कुल समय। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि इस पे बहुत बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस आते हैं और वो बच्चे बहुत तगड़ा गलत करते हैं। देखो यार कुछ है नहीं, ये चीज़ें मैं मानता हूँ आपने 9th में पढ़ा है, बट हम इसको अच्छे से समझ लें, क्विक रिवीजन के साथ समझ लें, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा इसमें गोथा नहीं लिखवा रहा हूँ। बस ऐसे ही जो कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूँ, तो प्लीज़ इसको समझने की कोशिश करिए। पहले इसको कॉन्सेप्ट के नोट करिए, तो फिर इस पर आगे बात करते हैं। चलिए बच्चों, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब इसको समझ लिया आपने कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड? हमने बताया इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन। कुल समय में तय की गई कुल दूरी का जो अनुपात है वही क्या कहलाएगा? औसत चाल। इसी तरह से कुल विस्थापन बटा कुल समय। अब एक टर्म आता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगर हम बात करें तात्कालिक या तात्क्षणिक, ठीक है, ये दो मतलब एक ही टर्म है, इनको दो अलग अलग शब्दों से बोला जा रहा है। तात्कालिक कहिए या तात्क्षणिक कहिए। जब आपसे तात्कालिक या तात्क्षणिक की बात करें, ध्यान से सुनिए, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। तो आपसे मैं बात कर रहा हूं तात्कालिक या तात्क्षणिक चाल की, ठीक है बच्चों। इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है? तात्कालिक या तात्क्षणिक चाल। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है पहले समझने की कोशिश करिए। इंस्टेंट का क्या मतलब होता है? जैसे कहते हैं ना तुरंत, मतलब एक फिक्स टाइम पर, एक फिक्स्ड पोजीशन पर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, आप उसको एक निश्चित समय पर उसकी स्पीड पूछ लीजिए। कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है, एक निश्चित पोजीशन पर उसकी स्पीड पूछ लीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी ए से बी पे जा रहा है, ध्यान से समझिए, कोई ए से बी पे जा रहा है, कोई बाइक सवार है ए से बी पे जा रहा है। अचानक आपने यहाँ पे एक बिजली का खंभा लगा है, तो इस बिजली रास्ते के बगल में है, समझ में बीच में है, तो यहाँ पे कोई मतलब उससे पूछ लिया जाए कि आपकी स्पीड इस खंभे के ठीक सामने क्या थी, तो आप एक एग्जैक्ट पोजीशन पे उसकी स्पीड पूछ रहे हैं। इसी तरह से आप इस खंभे के ठीक सामने उसकी स्पीड वेलोसिटी पूछ लीजिए। मतलब तात्कालिक या तात्क्षणिक का मतलब होता है कि जब एक निश्चित समय पर, यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं, निश्चित समय पर, ठीक है, या निश्चित स्थान पर, उसको हम कहते हैं विशेष स्थान पर या स्पेशल पोजीशन, विशेष स्थान पर। तो जब किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड या वेलोसिटी किसी एग्जैक्ट टाइम पर पूछी जाए, क्या किसी एग्जैक्ट प्लेस पर पूछ ली जाए, कोई बॉडी मूव कर रही है और उसकी वेलोसिटी हम एकदम ठीक किसी समय पर पूछ लें कि 5 बजे, जैसे पूछते मम्मी पापा पूछते ना 5 बजे कहाँ थे,
तो एग्जैक्ट टाइम पर आपको पूछा जाए कि आपका पोजीशन क्या था, उसी तरह से एग्जैक्ट टाइम पर आप किसी की वेलोसिटी पूछेंगे तो आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ रहे हैं, आप इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछ रहे हैं, ये हो सकता है। तो जब तात्कालिक या तात्क्षणिक की बात आती है तो एकदम जान लीजिए गैप ऑफ टाइम 0, गैप ऑफ टाइम में भी 0, मतलब वहां पे गैप ऑफ टाइम होगा ही नहीं। दैट मीन्स डेल्टा टी टेंड्स टू 0। डेल्टा टी टेंड्स टू 0 का मतलब समझते हैं आप? मतलब ये होता है कि जो समय का गैप है वो 0 की तरफ बढ़ रहा है, मतलब बहुत कम है। 0 तो मैंने नहीं कहा, दिमाग में कुछ अलग ही खुराफात पैदा हो जाता है, नहीं सर बस 0 होगा, 0 नहीं कह रहा हूं, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 मतलब 0 की तरफ बढ़ रहा है। तो जब हम तात्कालिक या तात्क्षणिक स्पीड या वेलोसिटी की बात करते हैं तो वहां पे कॉमन चीज आपको याद रखनी है कि किसी निश्चित समय पर जब उसकी स्पीड पूछी जाए तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि जब किसी गतिमान वस्तु की चाल या किसी गतिमान वस्तु का वेग किसी निश्चित समय पर या किसी विशेष स्थान पर पूछा जाए तो उसकी चाल या उसका वेग क्या कहलाएगा? तात्कालिक या तात्क्षणिक चाल कहलाएगा। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आई थी कि किसी निश्चित समय पर पूछेंगे या किसी निश्चित स्थान पर पूछेंगे। जब किसी एग्जैक्ट टाइम पर पूछेंगे या किसी एग्जैक्ट प्लेस पर पूछेंगे किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड या वेलोसिटी तो हम उसको कहेंगे तात्कालिक या तात्क्षणिक। अब देखो दोस्त एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर मैं इसी को लिखूं जैसे ये एवरेज वेलोसिटी है, मैं एवरेज स्पीड है, मैं इसको अगर तात्कालिक या तात्क्षणिक लिखूंगा तो v इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, दैट मीन्स v इक्वल टू dx अपॉन dt। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्त। तो यहाँ पे v क्या हो गया? dx अपॉन dt के फॉर्म में आ गया। एंड v व्हाट? इंस्टेंटेनियस क्या है? स्पीड। यह तात्कालिक चाल है जिसको हम तात्कालिक चाल या तात्क्षणिक चाल भी कह सकते हैं। अगर मैं बात करूं तात्कालिक या तात्क्षणिक वेग की, यहाँ पे मैं लिखता हूं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा? मैंने अभी कहा कि v, ठीक है, जो एवरेज है वो हमारा वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी से हट जाएगा तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए? लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा s अपॉन डेल्टा t था जिसको हम लिख सकते हैं ds अपॉन dt। क्या लिख सकते हैं बच्चों? ds अपॉन dt। तो ये हमारा फॉर्म हो गया, किस फॉर्म में हो गया? ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के फॉर्म में। ये क्या हो गया? इंस्टेंटेनियस स्पीड के फॉर्म में। और ये दोनों क्या थे? एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के फॉर्म में थे। तो दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, समझ में आ रही बात? औसत वेग और तात्कालिक वेग में अंतर पता होना चाहिए। औसत का मतलब हो गया कि आपने एक टाइम दे दिया, इंटरवल ऑफ टाइम, और उस इंटरवल ऑफ टाइम में सिंपल सी बात है कि 1 घंटे में किसी ने 1 घंटे बाइक चलाई, ये कोई आवश्यक नहीं है कि 1 घंटे में उसकी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा ही रही हो हर सेकेंड, ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब 1 घंटे के अंदर उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट रही हो। हम जनरल ग्राउंड की बात कर रहे हैं, जनरल एकदम प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं। जरूर उसकी स्पीड कम या ज़्यादा हो सकती है, भीड़ भाड़ वाले स्थान पे जा सकता है, या एकदम उसका स्पीड उससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बट अगर जब एवरेज की बात करेगा तो वहाँ पे क्या करेंगे? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करेंगे। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से हम एवरेज स्पीड निकालेंगे। इसके भी बहुत सारी कंडीशंस की हम बात करेंगे अभी। तात्कालिक समझ में आ गया, किसी विशेष स्थान पर या विशेष समय पर हम किसी वस्तु की चाल पूछेंगे तो तात्कालिक या तात्क्षणिक होगा। किसी एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी पूछेंगे तो कुल दूरी बटा कुल समय या कुल विस्थापन बटा कुल समय लगाएंगे। डायमेंशन किसको नहीं पता है? बच्चा जानता है डायमेंशन क्या होता है, चाहे स्पीड का हो चाहे वेलोसिटी का हो। m0 L1 t पर -1 LT पर -1 होता है क्योंकि मीटर पर सेकंड है। तो डायमेंशन चाहे वो एवरेज स्पीड का हो, इंस्टेंटेनियस स्पीड हो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो, स्पीड वेलोसिटी हो, हमेशा डायमेंशन mL1 t पर -1 होगा। तो प्लीज इसको पॉज करके नोट करिए। तो आगे बात करते हैं इसके। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। पहली कंडीशन की बात कर रहे हैं कि जब कोई बॉडी मूव कर रहा हो, ठीक है, हम एवरेज स्पीड
पढ़े, एवरेज वेलोसिटी पढ़े, इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़े, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़े, एंड जनरली स्पीड और वेलोसिटी पढ़े, यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़े। 4 टॉपिक्स को हमने कवर आउट किया है। अब उसका कुछ समरी देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए। अभी 2-3 पॉइंट और मैं लिखूंगा, पहले इन चीजों को समझ लेते हैं। पहले जो पॉइंट है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, बस एक कंडीशन याद रखना है, मूव करते समय वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ पर मूव कर रहा हो, और एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि उसका डायरेक्शन चेंज ना हो रहा हो, तो उस कंडीशन में जो उसकी एवरेज वेलोसिटी होती है वो उसके एवरेज स्पीड के बराबर होती है। कंडीशन याद रखना है, कंडीशन याद रखना है कि स्ट्रेट लाइन पाथ हो और विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। डायरेक्शन चेंज किया, जैसे जूम किया डायरेक्शन में चेंज हुआ, तौर से वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। समझ में आ रही बात? एवरेज वेलोसिटी कैन बी जीरो। बहुत अच्छे से मैंने अभी बताया कि एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकती है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। तो बट एवरेज स्पीड कैन नॉट बी जीरो। एवरेज स्पीड कभी जीरो नहीं हो सकती। एवरेज वेलोसिटी हमेशा क्या होगी? स्पीड से कम आएगी ना। तो जब आप भाग दोगे इसकी वैल्यू, अच्छा ये कम आएगी तो स्पीड ज्यादा होगी, तो जब इसे डिवाइड करोगे तो 1 के बराबर हो सकता है इस वाले कंडीशन के लिए, और 1 से क्या हो सकता है? कम भी हो सकता है। ये समझ में आ रही बात? एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? हमेशा क्या होगी? एवरेज स्पीड से कम होगी। ये जनरली कंडीशन पाया नहीं जाता है, जनरली ये कंडीशन होता है दोस्त, ये कंडीशन होता है नॉर्मल केस में, ठीक है। जब ये केस रहेगा तो कंफर्म है कि हमको ये मिलना है, एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के बराबर होगा। लेकिन जैसे मैंने यहाँ लिखा ना कि एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी कम ही आएगी, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा मिनिमम लेंथ होता है, और डिस्प्लेसमेंट हमेशा मिनिमम लेंथ होता है, तो डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होगा, तो एवरेज स्पीड ज्यादा होगी एवरेज वेलोसिटी के कंपैरिजन में। जब ज्यादा से कम में भाग देंगे तो वैल्यू 1 से कम आएगी। अगर दोनों बराबर है इस कंडीशन के लिए तो 1 के बराबर आ जाएगा। इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होती है हमारी, तात्कालिक जो चाल होती है, तात्क्षणिक जो चाल होती है, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के साथ इक्वल होती है। बहुत आसान है यार, केवल एक पोजीशन पे पूछ रहे हो, केवल एक टाइम इंटरवल पे पूछ रहे हो, एक फिक्स टाइम पे पूछ रहे हो, तो जाहिर सी बात है उसकी जो स्पीड होगी वही उसकी वेलोसिटी होगी, क्योंकि वहां डायरेक्शन का कोई लोचा नहीं है। पार्टिकल में हैव कांस्टेंट स्पीड, एक वस्तु के पास कांस्टेंट स्पीड हो सकती है, बट वेरिएबल वेलोसिटी। कोई वस्तु अगर गति कर रही है, एक समान चाल से गति कर रही है, तो कोई जरूरी नहीं है कि उसकी स्पीड भी एक समान चाल है तो वेलोसिटी भी एक समान चाल हो, एक समान हो, सॉरी। तो यहाँ पे देखिए पार्टिकल में हैव कांस्टेंट स्पीड, उसके पास स्पीड कांस्टेंट है, बट वेरिएबल वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी वेरी कर रही है, उसका वेग बदल रहा है, और यह तब संभव है जब पार्टिकल कर्वीलिनियर पाथ पर मूव कर रहा हो, मतलब उसका पथ क्या हो? एकदम स्ट्रेट ना हो, ऐसे वक्राकार हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, ठीक है। इस तरह के पाथ पर जब वो मूव करेगा तो उसके डायरेक्शन चेंज होंगे, जिसकी वजह से स्पीड कांस्टेंट हो सकती है, बट वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। अगला जो पॉइंट है मैंने लिखा नहीं है, समझाने की कोशिश की है कि ए और बी एक फिक्स डिस्टेंस है, और इस डिस्टेंस में समान दूरियां दो भाग में बांट दी गई हैं। S टोटल डिस्टेंस है, एक डिस्टेंस s/2 है, दूसरा भी s/2 है। पहले वाले आधी दूरी को तय करने में v1 वेलोसिटी लगता है, दूसरे आधे दूरी को तय करने में v2 वेलोसिटी लगता है। तो जो एवरेज वेलोसिटी होगी a to b में वो क्या हो जाएगी? 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 होगी। तो प्लीज इसको पॉज करके नोट करिए, बाकी बातें हम बाद में करते हैं, पहले नोट करिए। अब देखिए बच्चों, दो और कंडीशंस हैं, इनकी बात करें। बहुत इंटरेस्टिंग कंडीशन है। अभी दो कंडीशन जो मैंने एक कंडीशन अभी आपको बताई थी, जैसे मान लीजिए कोई मूविंग बॉडी है, वो ए से बी पे जाती है, सॉरी ए से बी पे ही जाना है, बीच में सी पॉइंट है। तो वो पहले t1 टाइम में v1 वेलोसिटी से ट्रेवल करती है, ए से बी पे उसे जाना है, और ए से सी तक वो जाने के लिए v1 वेलोसिटी, देखो यार एरो लगाया हूं तो इसका मतलब ये वेलोसिटी है, स्पीड नहीं है। t1 टाइम में, अगले t2 टाइम में वो v2 वेलोसिटी से ट्रेवल करता है, तो a से b तक जाने में उसकी एवरेज जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी, ये पूछ रहा है। तो उसकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? v1 t1 प्लस v2 t2 अपॉन t1 प्लस t2। ये आपका पहला आंसर होगा। जब वो एवरेज वेलोसिटी के साथ, ध्यान से सुनो, एवरेज वेलोसिटी के साथ t1 टाइम तक ट्रेवल किया v1 वेलोसिटी से, फिर अगले मतलब v2 वेलोसिटी से वो क्या किया?
t2 टाइम तक ट्रेवल किया, अब a से b तक गया तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी। इसी तरह से अगर कोई s डिस्टेंस है, टोटल मान लो 10 किलोमीटर की दूरी है या 8 किलोमीटर की दूरी है, नहीं कोई ऐसे या 12 किलोमीटर की दूरी है, तो उसको क्या किया, 3 हिस्से में बांट दिया, 4 किलोमीटर, फिर अगले 4 किलोमीटर, फिर अगले 4 किलोमीटर, और पहले वाले 4 किलोमीटर को वो v1 स्पीड से ट्रेवल करता है, अगले वाले 4 को v2 स्पीड से, जाहिर सी बात है दोनों अलग अलग होगा, v1 v2 अलग अलग है, अगले वाले 4 किलोमीटर को v3 स्पीड से ट्रेवल करता है, तो a से d तक जाने में जो उसकी औसत चाल आएगी वो 3v1 v2 अपान v1 v2 v3 अपान v1 v2 v2 v3 v3 v1, जैसे उसमें लिखे थे ना 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2, सेम ऐसा 3v1 v2 v3, ठीक है, v1 v2 पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा पहला, ये याद रखना है, ठीक है। तो इस तरह से अभी हमने पढ़ा कि व्हाट इज द स्पीड एंड व्हाट इज द वेलोसिटी, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही, कल के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन और उसके बाद हम पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ और भी बहुत सारे ग्राफ की स्टडी करेंगे। मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।